वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग। आज हम कंपाइलर की यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कंपाइलर कि कंपाइलर क्या होता है। उससे पहले हमें समझना होगा कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है। कंपाइलर को समझने से पहले हमें देखना है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है। It takes a program written in source language as input and convert it into a program in target language as output। ये क्या करेगा, ये इनपुट में क्या लेगा, एक सोर्स लैंग्वेज लेगा, कौन, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और उसको एक प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देगा अनदर प्रोग्राम में, जो कि क्या होगा, टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, क्या लिया, इनपुट में तो लिया सोर्स लैंग्वेज और आउटपुट में क्या प्रोवाइड कर दिया, टारगेट लैंग्वेज। तो ये क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब इसको समझ के हम कंपाइलर देखते हैं। तो हमारे जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। मतलब हम असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है। तो हमें पता है इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कराता है। ठीक है, लेकिन कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर सारे कोड को एक ही बार में एग्जीक्यूट कराएगा। जैसे कंपाइलर क्या हो गया, कंपाइलर हमारा हो गया, ये क्या होता है, यानी कि सोर्स कोड को टारगेट मशीन में, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना क्या बोलते हैं, कंपाइलर बोलते हैं। हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में। जैसे ये जो हमारा कंपाइलर होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे हमारा C++, जावा, उसको मशीन लैंग्वेज यानी कि 0 और 1 में कन्वर्ट करता है, ताकि जो हमारा कंप्यूटर है वो समझ सके। क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्टली हाई लेवल लैंग्वेज को समझ नहीं पाता, इसलिए हमें कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमने एक C लैंग्वेज में लिखा हेलो वर्ल्ड, तो अब क्या होगा, अब ये कंपाइलर को समझ नहीं आएगा, तो कंपाइलर इसे ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में बदल देता है और फिर जो CPU होगा वो उसे एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में रन कराता है, यानी कि ट्रांसलेट कर देता है। अगर प्रोग्राम में एरर है तो वो क्या करेगा, कंपाइलर एक एरर मैसेज शो करेगा, और जो हमारा कंपाइलर का जो आउटपुट होगा वो किस में आएगा, ये जो हमारा आउटपुट आएगा इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल बोलते हैं या ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है कंपाइलर। कंपाइलर कितने टाइप्स के होते हैं, मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। नेटिव कंपाइलर, क्रॉस कंपाइलर, सोर्स टू सोर्स कंपाइलर, बाइट कोड कंपाइलर, JIT यानी कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ये 5 टाइप्स के कंपाइलर होते हैं, तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। नेटिव कंपाइलर, नेटिव कोड कंपाइलर इसको बोलते हैं। नेटिव कंपाइलर इज ए कंपाइलर विच इज़ यूज टू कन्वर्ट ए सोर्स कोड इनटू टारगेट कोड फॉर द सेम मशीन ऑन विच इट रन्स। ये क्या करेगा, हमें पता ही है कि सोर्स कोड से टारगेट कोड में क्या करता है कंपाइलर, तो नेटिव क्या करेगा, मशीन ए में ही सोर्स कोड को क्या करेगा, इनपुट देगा, और आउटपुट भी मशीन ए से ही मिलेगा, यानी कि टारगेट कोड भी एक ही मशीन में होगा और सोर्स कोड भी एक ही मशीन में होगा, सेम मशीन में हमारा कंपाइलर रन होगा। क्रॉस कंपाइलर क्या होता है, सोर्स कोड हमारा मशीन ए में होगा, लेकिन जो हमारा टारगेट कोड होगा वो मशीन बी में होगा। ठीक है, कंपाइलर विच कन्वर्ट ए सोर्स कोड ऑफ वन मशीन इनटू टारगेट कोड ऑफ अनदर मशीन, यानी कि मशीन ए में क्या हो रहा है, सोर्स कोड है, और मशीन बी में क्या मिल रहा है, हमें टारगेट कोड मिल रहा है। ये होता है क्रॉस कंपाइलर। देन होता है सोर्स टू सोर्स कंपाइलर, कंपाइलर विच कन्वर्ट्स वन हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड इनटू अनदर हाई लेवल लैंग्वेज टारगेट कोड। सोर्स टू सोर्स यानी कि एक सोर्स से दूसरे सोर्स, यानी कि क्या हो गया, एक हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड से अनदर हाई लेवल लैंग्वेज टारगेट कोड तक, यानी कि ये क्या होता है, सोर्स कोड या टारगेट कोड, यानी कि सोर्स कोड भी हमारा हाई लेवल लैंग्वेज होगा और जो टारगेट कोड है वो भी हमारा हाई लेवल लैंग्वेज होगा। फोर्थ आता है बाइट कोड, कि बाइट कोड क्या होता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। कंपाइलर विच कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड इनटू बाइट कोड इज कॉल्ड बाइट कोड कंपाइलर, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर देगा, बाइट कोड में। नेक्स्ट होता है JIT यानी कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर, कंपाइलर विच ट्रांसलेट्स बाइट कोड इनटू मशीन कोड एट रन टाइम। अभी हमने क्या कन्वर्ट करा था, बाइट कोड में ट्रांसलेट कर रहे थे हम एक हाई लेवल लैंग्वेज को। अब ये क्या करेगा, JIT वो जो हमें बाइट कोड आउटपुट मिला है उसको लेगा एज ए सोर्स कोड और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, मशीन कोड में, यानी कि बाइट कोड टू मशीन कोड। ये हमारा होता है टाइप्स ऑफ कंपाइलर। नेक्स्ट आती हैं हमारी फेजेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कि फेजेस ऑफ कंपाइलर, इसमें देखते हैं सबसे फर्स्ट फेज़ होती है लेक्सिकल एनालिसिस, सेकंड होती है सिंटेक्स एनालिसिस, थर्ड सिमेंटिक, इंटरमीडिएट कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड जनरेशन। और इधर सिंबल टेबल होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे कैसे वर्क करता है ये। और उसके बाद हमें एरर हैंडलर होता है, यानी कि एरर को हैंडल करता है। यहाँ पे क्या होता है, जो लेक्सिकल एनालिसिस होती है वो इनपुट क्या लेती है, सोर्स प्रोग्राम को इनपुट लेगी, फिर क्या आउटपुट प्रोवाइड कर देगी, टोकन। और ये जो टोकन है एज ए इनपुट वर्क किसके लिए करेंगे, सिंटेक्स एनालिसिस के लिए, क्योंकि ये तो आउटपुट दे रहा है और ये टोकन क्या हो रहे हैं, आप सिंटेक्स एनालिसिस के लिए इनपुट वर्क कर रहे हैं। अब सिंटेक्स एनालिसिस आउटपुट क्या जनरेट करेगी, पार्स ट्री, और ये पार्स ट्री सिमेंटिक एनालिसिस एज ए इनपुट ले लेगी और फिर आउटपुट क्या देगी, टाइप चेकिंग। ठीक है, ऐसे वर्किंग होती है हमारी किसकी, फेजेस ऑफ कंपाइलर की। तो फर्स्ट फेज से पढ़ते हैं लेक्सिकल एनालिसिस की। लेक्सिकल एनालिसिस क्या होती है, लेक्सिकल एनालिसिस फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर, ये फर्स्ट फेज होती है कंपाइलर की। ऑल्सो कॉल्ड लीनियर स्कैनिंग एनालिसिस, इसको हम और भी क्या बोल सकते हैं, लीनियर स्कैनिंग एनालिसिस। क्यों, क्योंकि ये स्कैन करती है लीनियरली। स्कैन सोर्स कोड लेफ्ट टू राइट, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एंड कन्वर्ट्स इट इनटू टोकन। ये क्या करेगी, ये सोर्स कोड को लेफ्ट टू राइट, कैरेक्टर टू कैरेक्टर कन्वर्ट क्या करेगी, स्कैन करेगी और फिर उसको टोकन्स में कन्वर्ट कर देगी। अभी हमने पढ़ा ना कि लेक्सिकल एनालिसिस सोर्स प्रोग्राम को इनपुट लेती है और आउटपुट क्या प्रोवाइड कराती है, टोकन। तो ये क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी टोकन्स में। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है हमारे पास x इक्वल्स टू वाई प्लस 10। तो इसकी वर्किंग देखते हैं कैसे वर्क करता है ये। जैसे हमने यहाँ पे लिया था x इक्वल्स टू वाई प्लस 10, तो यहाँ पे क्या होगा, x क्या लेगा, वो देखेगा कि ये तो आइडेंटिफायर है, फिर इक्वल्स टू ये चेक करेगा असाइंड ऑपरेटर है, फिर उसके बाद प्लस, प्लस यानी कि आइडेंटिफायर है, सॉरी वाई यानी कि आइडेंटिफायर है, उसके बाद प्लस प्लस यानी कि एडिशन ऑपरेटर, फिर 10 कांस्टेंट। तो ये टोकन्स में डिवाइड कर देगा, क्या करेगा, इसको टोकन 1 बोल देगा, टोकन 2, टोकन 3, टोकन 4, टोकन 5। तो आइडेंटिफायर ये फर्स्ट टोकन हो गया, सेकंड टोकन, तो ये किस में कर दिया, टोकन्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो है ये हमारे लेक्सिम है, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी आता है कि लेक्सिम क्या होता है। ए सीक्वेंस ऑफ इनपुट कैरेक्टर्स दैट मेक्स ए टोकन इज कॉल्ड ए लेक्सिम। ये क्या होता है, ये सीक्वेंस होता है इनपुट कैरेक्टर्स का जो कि टोकन्स बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लेक्सिम। यानी कि सीक्वेंस ऑफ इनपुट कैरेक्टर्स दैट मेक्स ए टोकन, ये क्या हो रहा है, सीक्वेंस ऑफ इनपुट कैरेक्टर्स है ना, जो कि क्या बना रहे हैं, टोकन बना रहे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, लेक्सिम। टोकन्स क्या होते हैं, टोकन्स आर क्लासेस ऑफ सिमिलर लेक्सिम सच एज आइडेंटिफायर, सेगमेंट्स, कांस्टेंट। ये क्या होता है, ये सिमिलर, ये टोकन्स क्या होते हैं, सिमिलर क्लास होते हैं, यानी कि सिमिलर लेक्सिम्स होते हैं एक ही क्लास के। जैसे क्या हो गए, आइडेंटिफायर हो गया, सेगमेंट्स हो गए, कांस्टेंट्स हो गए, तो ये क्या हो गए, सिमिलर लेक्सिम की क्लास होती है। तो ये फर्स्ट होता है हमारा। सेकंड आता है हमारा सिंटेक्स एनालिसिस, कि सिंटेक्स एनालिसिस क्या होता है। सेकंड स्टेज होती है हमारी, सेकंड फेज होती है सिंटेक्स एनालिसिस। हमने अभी देखा फर्स्ट थी लेक्सिकल एनालिसिस जिसमें हम टोकन्स में डिवाइड कर रहे थे, अब होती है सिंटेक्स एनालिसिस। तो सिंटेक्स एनालिसिस में क्या होता है, इन दिस फेजेस पार्स ट्री इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग टोकन्स। अब हम उन टोकन्स का यूज़ करके क्या कर रहे हैं, पार्स ट्री जनरेट कर रहे हैं। This phase checks whether the expression generated follow the grammar rules of the source language or not। ये फेज चेक करती है कि जो हमारा लैंग्वेज है वो ग्रामर के रूल्स को फॉलो करती है या नहीं करती है, यानी कि जो हमारा एक्सप्रेशन है वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसकी हेल्प से हम पार्स ट्री जनरेट करते हैं। सपोज ये हो गया x इक्वल्स टू वाई प्लस 10, तो x इक्वल्स टू वाई प्लस और 10, तो ये क्या हो गया, इससे हमने क्या जनरेट करा, पार्स ट्री। तो पार्स ट्री जनरेट करके हम इनपुट क्या, कौन सी फेज देती है, सिंटेक्स एनालिसिस फेज हमें इनपुट देती है पार्स ट्री का। पार्स ट्री का हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, y इक्वल्स टू एक्स इंटू 10, ये एक पार्स ट्री हो गया। यानी कि पार्स ट्री क्या होता है, जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं हम पार्स ट्री। तो सेकंड फेज क्या कर रही है, पार्स ट्री में जनरेट कर रही है। अब सिमेंटिक एनालिसिस क्या करेगी, एज ए इनपुट लेगी क्या, पार्स ट्री, और अब आउटपुट जनरेट करेगी। तो सिमेंटिक एनालिसिस क्या करते हैं, दिस फेज चेक्स द टिपिकल मिसमैच, इनकम्प्लीट ऑपरेंड्स, फंक्शंस एंड इम्प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स एंड डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स कॉल्ड सिमेंट। इस फेज में क्या होगा, इसमें चेक करेगी कोई टाइप मिसमैच तो नहीं है। सपोज देखते हैं हम, ये x किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, y किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। तो इंटीजर और फ्लोट की कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये सेम टाइप के होने चाहिए थे, यानी कि ये भी इंट का, ये भी इंट का, या फिर ये फ्लोट का, ये फ्लोट का। तो ये क्या होता है, शुड बी सेम टाइप होने चाहिए थे, यहाँ पे टाइप मिसमैच हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि आउटपुट भी फ्लोट का मिलेगा तो ये क्या हो गया, टाइप मिसमैच। तो इसलिए कौन सी फेज़ में चेक होता है, ये होता है सिमेंटिक एनालिसिस में। यानी कि कोई भी एरर वो सब किस में चेक होती है, सिमेंटिक एनालिसिस में। कोई सिंटेक्स एरर या फिर कोई टाइप मिसमैच हो गया, कोई ऑपरेंड्स इनकम्प्लीट हैं या कोई फंक्शंस इनएप्रोप्रिएट हैं, तो वो किस में चेक होता है, सिमेंटिक एनालिसिस में। अब नेक्स्ट आती है हमारी इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। Intermediate code is generated from the semantic representation of the source program. This code is written between source program and target program. ये कोड किसके बीच में होता है, सोर्स प्रोग्राम के और टारगेट प्रोग्राम के। इट इज़ ए मशीन इंडिपेंडेंट कोड। जो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर होता है ये मशीन इंडिपेंडेंट कोड होता है, ठीक है, यानी कि मशीन पर डिपेंड नहीं होता। Intermediate code estimates the need of a new full compiler for every unique machine by keeping the analysis part source. ये क्या करेगा, इंटरमीडिएट कोड जो हमारा, अगर कंपाइलर कोई क्या हो रहा है, उसको यूनिक मशीन चाहिए, क्यों, क्योंकि उसको एनालिसिस करते रहना है, तो ये उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। क्यों, क्योंकि मशीन इंडिपेंडेंट होता है। इसे मशीन कि ये इस मशीन पे रन हो रहा है, ये उस मशीन पे रन हो रहा है, इसे उसकी कोई नीड ही नहीं होती, ये उससे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। द सेकेंड पार्ट ऑफ कंपाइलर सिंथेसिस पार्ट इज चेंज अकॉर्डिंग टू द टारगेट मशीन। अब ये क्या होगा, अब ये टारगेट मशीन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इसमें कैसे करता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, सपोज y इक्वल्स टू x इंटू 10.0, यानी कि ये लिखा है, तो ये क्या करेगा, T1 के अंदर डाल देगा 10.0, ठीक है। फिर उसकी इस T1 की मल्टीप्लाई किस में कर देगा, x में। सपोज हम यहाँ पे लिख के देखते हैं y इक्वल्स टू x इंटू 10.0 है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें T1 की वैल्यू रखेंगे, तो T1 क्या हो गया, 10.0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस T1 इस 10.0 की x में मल्टीप्लाई करनी है, तो हम क्या करेंगे, T2 दूसरा वेरिएबल लेंगे और उसमें x की मल्टीप्लाई करा देंगे, किस में, T1 में। अब हमें 10.0 लिखने की नीड नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने 10.0 T1 में स्टोर करा लिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, T1 का यूज़ कर रहे हैं और 10.0 की जगह T1 लिख रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब y किसके इक्वल है, इस पूरे टर्म के, और हमने ये पूरा टर्म किस में स्टोर कराया है, T2 में, तो हम क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू T2। ये हमारा होता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, ठीक है। ये ऐसे जनरेट करता है, यानी कि क्या करेंगे, वेरिएबल्स में स्टोर कराएंगे, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट कराएंगे। इसको एक वेरिएबल में स्टोर कराया, फिर उसकी मल्टीप्लाई x में करी। अभी ये पूरा एक वेरिएबल में स्टोर कराया और वो x y के इक्वल रख दिया, तो ये होता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। देन होता है कोड ऑप्टिमाइजेशन। ये फेज़ जो होती है ये ऑप्शनल फेज़ होती है। ये क्या करती है, जो भी अननेसेसरी कोड लाइन होंगी उनको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स को किसी एक अरेंज कर देंगे, यानी कि उनको स्टेटमेंट को किसी सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। अब अननेसेसरी कोड तो रिमूव कर दिया, अब उसको सीक्वेंस में जनरेट करना है। और ये क्यों रिमूव करते हैं, ताकि जो हमारा स्पेस है वो लेस ऑक्यूपाई हो पाए, अननेसेसरी को जो रिमूव करते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल से देखते हैं कि क्या होता है। सपोज a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू c इंटू ए, d इक्वल्स टू e इंटू बी और f इक्वल्स टू d है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम क्या करें, ये जो हमारी फेज़ है a इक्वल्स टू 10 और f इक्वल्स टू d, ये तो अननेसेसरी हो गई ना हमारे लिए। क्यों, क्योंकि a इसमें आ गया b इक्वल्स टू c इंटू ए, यानी कि हमने क्या करा, हमारे पास a इक्वल्स टू 10 था और b इक्वल्स टू c इंटू ए है, तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए तो ये लाइन अननेसेसरी हो गई। अगर हम इस a की वैल्यू इसी लाइन में पुट कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, b इक्वल्स टू c इंटू ए की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 10। तो अब हमारी एक लाइन तो रिमूव हो गई ना, हमारा स्पेस लेस ऑक्यूपाई हो गया। क्यों, क्योंकि हमने इसी लाइन में a की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी, तो हमारे लिए ये वाली लाइन रिमूव हो गई। अब इसमें ऐसे देखते हैं, f इक्वल्स टू ई प्लस बी, तो हम क्या कर सकते हैं, f की वैल्यू जहाँ पे d के इक्वल है, तो हम इस d पे ही किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, f की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो f इक्वल्स टू इंटू बी, अब हमारे लिए f इक्वल्स टू d क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो ये होता है कोड ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि जो अननेसेसरी कोड ऑफ लाइन्स है, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, उनको क्या करना, उनको रिमूव करना, और ताकि वो लेस स्पेस ऑक्यूपाई कर सकें। तो ये होता है कोड ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट आता है कोड जनरेशन। इट इज़ द फाइनल फेज ऑफ द कंपाइलर। ये फाइनल फेज होता है जो कि कोड को क्या करती है, जनरेट करती है। इट टेक्स इनपुट फ्रॉम कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज। ये जो हमने कोड ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा, जिसमें हम अपने
क्या कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स को, उसको इनपुट लेगी और टारगेट कोड को प्रोड्यूस करेगी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फेड इज़ टू एलोकेट स्टोरेज एंड जनरेट रिलोकेटिव टारगेट कोड। जैसे हम इसका एग्जांपल से समझते हैं, a=b+10 लिखा है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक R1 ले रहे हैं स्पेस, तो हम R1 में क्या स्टोर करा रहे हैं, 10 की वैल्यू। हमने R1 में 10 स्टोर करा दिया, तो यानी कि R1 के अंदर आ गया 10। जो हमें जिसमें स्टोर कराना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, जो वैल्यू स्टोर करानी है वो हम इधर लिखेंगे। तो R1 में 10, अब ये हो गया इतना सॉल्व। अब उसमें प्लस कराना है b, यानी कि R2 एक वेरिएबल लिया, उसमें b डाल दिया पहले, प्लस बाद में कराएंगे, पहले हमें क्या करना है, स्टोर करना है। अभी हमने R1 में क्या डाला था, 10, अब हम R2 में क्या डालेंगे, b। अब हम R1 और R2 को क्या करा देंगे, प्लस, फिर हम क्या करेंगे, मूव किसे कराएंगे, a को किस में डाल देंगे, R1 में। ठीक है, ये हमारे समझ में आ गया। कैसे, 10 को पहले R1 में स्टोर कराया, फिर R2 को स्टोर कराया b में, फिर दोनों को प्लस कर दिया, फिर क्या करा, स्टोर करा दिया। तो जब हम क्या करेंगे, स्टोर कराएंगे, तब हम लिखेंगे MOV, मूव। और जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो AD, ADD और SUB, और फिर उसके बाद मूव। तो ये हमारा होता है कोड जनरेशन। ठीक है, सपोज हम लिख लेते a=b/20, तो पहले हम क्या करते, R1 में क्या स्टोर कराते, 20 की वैल्यू, R2 में क्या स्टोर कराते, b की वैल्यू, इन दोनों को क्या कर देते, प्लस, फिर और इस a को किसके इक्वल रख देते, जो हमारा आंसर आता R1 वो उसके। ठीक है, क्योंकि हम R1 के अंदर ही तो स्टोर करा रहे थे R1 + R2, जो हम सोल्व करके आंसर डाल रहे हैं वो तो इस R1 के अंदर डाल रहे हैं ना, तो फिर उसी में हमें इक्वल्स टू रखना पड़ेगा R1 के। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसमें एनालिसिस और सिंथेसिस मॉडल होते हैं कंपाइलर के, तो वो एक्सप्लेन करने हैं कि एनालिसिस और सिंथेसिस मॉडल क्या होते हैं। तो सोर्स प्रोग्राम से क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम से लेके इंटरमीडिएट कोड तक हमारे जितने भी होते हैं वो फ्रंट एंड होते हैं, यानी कि एनालिसिस फेज़ होती हैं। अभी हमने पढ़े हैं ना फेजेस, तो सोर्स से यहाँ से लेके और इंटरमीडिएट कोड तक, यहाँ तक जितनी भी फेजेस होती हैं वो एनालिसिस फेज़ होती हैं। ठीक है, तो हमने वो पढ़ा था। तो सोर्स से इंटरमीडिएट कोड तक, और ये फ्रंट एंड के होते हैं, और जो सिंथेसिस होती हैं वो उसके बाद की फेजेस होती हैं, वो बैक एंड होती हैं, जो हमारा टारगेट प्रोग्राम मिलता है। तो एनालिसिस को क्या होता है, दिस पार्ट इज़ डिवाइडेड यूज़ टू डिवाइड द सोर्स प्रोग्राम इनटू पीसीज। इस पार्ट का हम किस लिए यूज़ करते हैं, सोर्स प्रोग्राम को पीसीज में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर हम एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन करते हैं उस सोर्स का, तो वो क्या होता है, एनालिसिस। सिंथेसिस क्या होता है, दिस पार्ट इज़ यूज टू जनरेट द डिज़ायर। ये पार्ट हम यूज़ करते हैं जो हमारा टारगेट प्रोग्राम है उसका डिज़ायर्ड आउटपुट जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, सिंथेसिस। फ्रंट एंड क्या होता है, लेक्सिकल। 4 फेजेस होती हैं ना फ्रंट एंड के अंदर, क्योंकि फ्रंट एंड के अंदर इंटरमीडिएट कोड तक 4 फेज हो गई। तो लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस, सिमेंटिक और इंटरमीडिएट, तो वो किसके अंदर आ गई, फ्रंट एंड के। बैक एंड के अंदर आती हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन और कोड जनरेशन फेज। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पासिस, कि पासिस क्या होते हैं, फिर उसके टाइप्स, कि सिंगल पास क्या होता है, मल्टी पास क्या होता है। तो पास क्या होता है, इन एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपाइलर वन और मोर फेजेस आर कंबाइंड इनटू ए मॉड्यूल कॉल्ड ए पास। जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कंपाइलर का, तो हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा फेज़ को एक साथ कंबाइन कर देते हैं। सपोज हमारी फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ है, लेक्सिकल और सिमेंटिक, तो हमने अगर उन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया तो वो क्या हो जाता है, पास हो जाते हैं, वो उनको बोलते हैं पास। ठीक है, द नंबर ऑफ पासिस एंड ग्रुपिंग ऑफ फेजेस इनटू पासिस डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। अब हमें कितने नंबर्स का ग्रुप बनाना है, हमें कितनी फेजेस का ग्रुप बनाना है, फर्स्ट फेज़ का, सेकंड का, 3 का, मतलब कितनी फेज़ लेके हम ग्रुप बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे। फर्स्ट फैक्टर क्या होता है कि जो हमारा सोर्स लैंग्वेज है उसका स्ट्रक्चर क्या है। सेकंड होता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है जिसमें कंपाइलर क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, वो कैसा है, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। फर्स्ट क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया सोर्स लैंग्वेज का, सेकंड क्या हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है, पास हमने समझ लिया क्या होता है कि ये क्या करते हैं, हम एक से ज़्यादा फेजेस में कंबाइन करते हैं। अब ये जो टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं पासेस, सिंगल पास यानी कि नैरो पास बोलते हैं इसको, सिंगल पास कंपाइलर, और मल्टी पास यानी कि वाइडर कंपाइलर। तो सिंगल पास को क्या बोलते हैं, सिंगल पास कंपाइलर इज़ ए कंपाइलर दैट पासिस थ्रू द सोर्स कोड। सिंगल पास कंपाइलर वो कंपाइलर होता है जो सोर्स कोड से पास होता है,
यानी कि ये सोर्स कोड और वो स्टार्ट ही सोर्स कोड से करेगा। द होल कंपाइलर इज कैप्ट इन मेन मेमोरी। सिंगल पास के अंदर जितना भी क्या होगा, जितना भी कंपाइलर होगा वो किसके अंदर होगा, मेन मेमोरी के अंदर होगा। टुगेदर सो इट टेक्स मोर स्पेस, ताकि वो क्या ले सके, ज़्यादा स्पेस ले सके। द होल कंपाइलर इज कीप्ड इन मेन मेमोरी टुगेदर सो इट टेक्स मोर स्पेस। ठीक है। इट इज़ फास्टर देन मल्टी पास कंपाइलर। सिंगल पास फास्टर होता है मल्टी पास कंपाइलर से। द सिंगल पास कंपाइलर डजेंट लुक बैक एट द कोड इट प्रीवियसली प्रोसेस्ड। यानी कि ये क्या कर रहा है, ये फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड में वर्क नहीं कर रहा। सपोज इसने पासिस कम बना लिए 2 फेजेस के, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये नेक्स्ट अपना वर्क करेगा, तो अब ये बैक जाके नहीं देखेगा कि इसका क्या वर्क हुआ है, यानी कि ये प्रीवियसली प्रोसेस जो डेटा हो चुका है उसको लुक नहीं करेगा, ठीक है। नो कोड ऑप्टिमाइजेशन, जैसे पास्कल कंपाइलर, सिंगल पास कंपाइलर का एग्जांपल होता है पास्कल कंपाइलर, ठीक है। मल्टी पास कंपाइलर क्या होता है, मल्टी पास कंपाइलर प्रोसेस द सोर्स कोड ऑफ ए प्रोग्राम सेवरल टाइम्स। इसमें क्या हो रहा था, सिंगल पास कंपाइलर में प्रोसेस कब कर रहा था, सिर्फ एक टाइम्स पे। इस पर क्या हो रहा है, प्रोसेस कब करेगा, ये सेवरल टाइम्स। ईच पास टेक्स द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस पेज एज द आउटपुट एंड क्रिएट्स एन इंटर। इसमें क्या होगा, उसमें प्रीवियस इस पास को ले ही नहीं रहता इनपुट, यानी कि बैकवर्ड जा ही नहीं सकता था। लेकिन इसमें क्या होगा, हर पास रिजल्ट की तरह क्या लेगा, प्रीवियस पास को लेगा इनपुट की तरह, जो अब उसने प्रीवियसली पास में वर्क करा है, और उसके बाद आउटपुट जनरेट करेगा। सो इट इज़ स्लोअर देन वन पास, तो इसलिए ये स्लोअर होता है। क्यों, क्योंकि ये इनपुट प्रीवियसली पास से लेता है। एक मल्टीपास कंपाइलर यूजेस लेस स्पेस, ये लेस स्पेस यूज़ करता है, सिंस द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वन पास कैन बी रीयूज्ड बाय। ये लेस स्पेस किस लिए यूज़ करेगा, क्योंकि जो एक पास ने स्पेस को यूज़ कर लिया तो नेक्स्ट पास भी उस स्पेस को यूज़ कर सकता है, किसके अंदर, मल्टीपास के। लेकिन इस सिंगल पास के अंदर ऐसा नहीं हो रहा था। द वाइडर स्कोप अवेलेबल टू दीज कंबाइन अलाउज बेटर टू कोड ऑप्टिमाइजेशन। इसीलिए इसके अंदर जो ये वाइडर स्कोप की वजह से ये क्या करता है, कोड ऑप्टिमाइजेशन इसके अंदर बेटर होता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या हो गया, C++ कंपाइलर। सिंगल पास का एग्जांपल था पास्कल कंपाइलर, मल्टी पास का एग्जांपल है C++ कंपाइलर। नेक्स्ट पर तो बूटस्ट्रैपिंग इन कंपाइलर। बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम एक नया कंपाइलर क्रिएट करते हैं, ठीक है। सिंपल समझते हैं इसको कि बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है। सपोज हमारे पास एक कंपाइलर है, लेकिन हमें एक और कंपाइलर की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैपिंग का यूज़ करते हैं और एक न्यू कंपाइलर क्रिएट करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। इट इज़ ऑल्सो यूज टू क्रिएट क्रॉस कंपाइलर। इसका हम इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि हम क्रॉस कंपाइलर को यूज़ कर सकें, यानी कि उसको क्रिएट कर सकें। तो क्रॉस कंपाइलर क्या होता है, क्रॉस कंपाइलर इज़ अ कंपाइलर दैट रन्स ऑन वन मशीन एंड प्रोड्यूस टारगेट कोड फॉर सम अदर मशीन। क्रॉस कंपाइलर क्या हो गया, ये क्या कर रहा है, एक मशीन M के लिए तो क्या कर रहा है, रन हो रहा है, और जो टारगेट कोड दे रहा है T, यानी कि जो टारगेट दे रहा है वो किसी और मशीन के लिए दे रहा है, मशीन B के लिए टारगेट कोड दे रहा है और रन हो रहा है मशीन A के लिए। तो ये क्या होता है, ये होता है क्रॉस कंपाइलर, यानी कि एक मशीन के लिए रन करना और दूसरे मशीन के लिए टारगेट प्रोड्यूस करना। और बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है, बूटस्ट्रैपिंग होता है एक न्यू कंपाइलर को क्रिएट करना, ठीक है। इसमें क्रॉस कंपाइलर में भी तो एक न्यू कंपाइलर क्रिएट कर रहे हैं ना, तो फिर ये बूटस्ट्रैपिंग का क्या हो गया, एक फीचर हो गया, ठीक है। तो हम हाउ टू क्रिएट क्रॉस कंपाइलर, अब हम देखते हैं। सपोज ये क्वेश्चन आ गया कि हम क्रिएट कैसे करते हैं, एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्रिएट कैसे करते हैं, T डायग्राम का यूज़ करते हैं क्रॉस कंपाइलर को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। द कन्वर्जन फ्रॉम सोर्स लैंग्वेज S to target language T using compiler which is written in language I is represented as। तो हम क्या कर रहे हैं, कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, सबसे पहले क्या है, सोर्स लैंग्वेज है S, कंपाइलर है एक I, क्योंकि देखो रिटर्न इन लैंग्वेज आई में लिखा हुआ है, तो आई क्या हो गया, कंपाइलर हो गया, और ये टारगेट लैंग्वेज है, तो हमें इसे किस में बनाना है, T डायग्राम में बनाना है। तो S क्या हो गया, S हमने सोर्स लिया था, टू टारगेट लैंग्वेज, T टारगेट लैंग्वेज है, तो यूज़ किसका कर रहे हैं, कंपाइलर का। तो ये वो होगा जिस कंपाइलर का हम यूज़ कर रहे हैं, ये सोर्स कोड होगा, ये टारगेट कोड होगा। तो ये कैसे क्रिएट करते हैं, ऐसे क्रिएट करते हैं हम क्रॉस कंपाइलर। फिर अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास सपोज C सोर्स लैंग्वेज है, M टारगेट मशीन है और M एक कंपाइलर है, तो हम कैसे लिखेंगे, M तो हो गया एक सोर्स कोड, ये M हो गया कंपाइलर और ये M हो गया टारगेट लैंग्वेज। तो हम इसी ऐसे यूज़ करते हैं क्रॉस कंपाइलर का।
ठीक है, बूट स्ट्रैपिंग हमें समझ में आ गया क्या कि एक प्रोसेस है न्यू कंपाइलर को क्रिएट करना, और हमने ये भी देख लिया कि हम क्रॉस कंपाइलर कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है लेग्स। लेग्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लेग्स स्टैंड्स फॉर लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर। ये लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है। ये एक ऐसा टूल होता है जो कि हम कंपाइलर डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं ताकि जो लेक्सिकल एनालाइजर यानी कि स्कैनर्स होते हैं उनको ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकें। लेक्सिकल यानी कि समझ में आ रहा है लेक्सिकल एनालाइज़र, तो इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं इस टूल का, ताकि हम लेक्सिकल एनालाइज़र को क्या कर सके, जनरेट कर सके ऑटोमेटिकली। तो ये क्या करेगा, ये रेगुलर एक्सप्रेशंस को तो एज ए इनपुट लेगा और एंड प्रोड्यूसेस सी कोड, और सी कोड को प्रोड्यूस करेगा दैट कैन रिकॉग्नाइज टोकन्स इन ए सोर्स प्रोग्राम। ये क्या कर रहा है, ये इनपुट तो ले रहा है रेगुलर एक्सप्रेशंस को, और आउटपुट में क्या दे रहा है, सोर्स प्रोग्राम यानी कि क्या, सी लैंग्वेज, सी का कोड। जैसे हम इसको एक एग्जांपल समझते हैं, लेक्स सोर्स लिया, ठीक है, ये एक सोर्स है, उसको लेक्स कंपाइलर में एग्जीक्यूट कराया और फिर उसने क्या दिया, एक सी लैंग्वेज कोड दिया, लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी। तो ये क्या हो गया, सी लैंग्वेज कोड है ये। अब इसी को एज ए इनपुट लिया सी कम, अभी लेक्स कंपाइलर अपना वर्क कर रहा था, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको सी कंपाइलर में एग्जीक्यूट कराएंगे और ये ऑब्जेक्ट कोड प्रोवाइड करेगा ए डॉट आउट। अब ये इनपुट स्ट्रीम ए डॉट आउट होगा, ए डॉट आउट के अंदर कराएंगे यानी कि ऑब्जेक्ट कोड, और फिर ये क्या प्रोवाइड करा देगा, सीक्वेंस ऑफ टोकन्स। इसने क्या जनरेट कर दिया, सीक्वेंस ऑफ टोकन्स, यानी कि एज ए इनपुट हम ले रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस, आउटपुट हमें मिल रहा है सीक्वेंस ऑफ टोकन्स। लेक्स प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। ये 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है, डेफिनेशन, रूल और सब रूटीन। तो इसको हम परसेंटेज से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये स्टार्ट भी परसेंटेज से होता है और एंड। तो सबसे पहले डिक्लेरेशन है, सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे, तो परसेंटेज और फिर उसके अंदर क्या लिखा, डेफिनेशन, और फिर उसको क्लोज कर दिया। ऐसे ही रूल्स डबल परसेंटेज के साइन से इंक्लूड होगा, तो डबल लिखा, फिर उसके बाद रूल्स, और फिर यूज़र सब रूटीन्स में एक की भी नीड नहीं है, इसमें 1, 2 एंड 0 जो परसेंटेज है, तो वो इसका ये फॉर्मेट होता है, जिसमें डेफिनेशन बताता है डिक्लेरेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल। इसके डेफिनेशन के अंदर हम डिक्लेरेशन करते हैं, रूल्स के अंदर हम स्टेटमेंट को स्पेसिफाई कराते हैं, और यूज़र सब रूटीन्स के अंदर हम प्रोसीजर को एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि ये क्या बता रहा है, डिक्लेरेशन कर रहा है, ये स्टेटमेंट को स्पेसिफाई कर रहा है, और ये प्रोसीजर को स्पेसिफाई कर रहा है। ये हमारा होता है लेग्स। नेक्स्ट आता है याक, YACC। तो याक की जो हमारी फुल फॉर्म होती है वो होती है येट अनदर कंपाइलर, ठीक है। ये भी एक पार्सर जनरेटर टूल है जो जिसका हम किस में, कंपाइलर में यूज़ करते हैं। ये भी पार्सर जनरेट करता है, लेकिन जैसे हम लेग्स में क्या कर रहे थे, हम इनपुट को टोकन्स में डिवाइड कर रहे थे, ब्रेक कर रहे थे। अब या क्या, हमने लेग्स में तो इनपुट्स में टोकन्स को इनपुट में क्रिएट कर लिया, ब्रेक कर लिया, लेकिन याक क्या करेगा, अब याक चेक करेगा कि जो वो सीक्वेंस ऑफ टोकन्स है वो ग्रामर के रूल्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। हमने देखा ना अभी कि लेग्स में क्या हो रहा था, सीक्वेंस ऑफ टोकन्स मिल रहे थे हमें। अब इन सीक्वेंस ऑफ टोकन्स को याक क्या चेक करेगा कि क्या वो जो हमारी ग्रामर है, रूल्स है, उनको फॉलो कर रही है या नहीं कर रहा है याक। तो इसकी वर्किंग देखते हैं, सेम उसी की तरह है। याक में डॉट फाइल डॉट वाई ली हमने, और क्या करा, याक कंपाइलर में एग्जीक्यूट कराया था, वाई डॉट ये भी एक सी का कोड मिला। अब क्या करेगा, एज ए इनपुट ये लिया, सी कंपाइलर में एग्जीक्यूट कराया, और ये क्या जनरेट करके देगा, LALR पार्सर। अब इनपुट यानी कि टोकन्स फ्रॉम लेग, जो हमने लेग्स से इनपुट लिया था वो वाला लेंगे और इसके अंदर जनरेट करेंगे, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। इनपुट टू द याक कंपाइलर विल बी ए फाइल विद डॉट वाई एक्सटेंशन। इनपुट जो होगा वो डॉट वाई एक्सटेंशन का होगा फर्स्ट फेज में। फिर द वाई डॉट टैप डॉट सी फाइल विल बी गिवन एज ए इनपुट टू सी कंपाइलर। फिर सी कंपाइलर को हम ये वाली फाइल देंगे, एंड द आउटपुट विल बी LALR पार्सर, और आउटपुट जो मिलेगा हमें वो LALR पार्सर मिलेगा। एंड वी विल गेट द पार्स ट्री एज आउटपुट। इसमें हम पार्स ट्री मिलेगा हमें एज ए आउटपुट, जबकि लेग्स में हमें आउटपुट की तरह क्या मिल रहा था, सीक्वेंस ऑफ टोकन्स। हमने देखा अभी इसमें जो आउटपुट मिल रहा था वो सीक्वेंस ऑफ टोकन्स मिल रहा था, इसमें जो हमें आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा पार्स ट्री, ठीक है। लाइक LAX ए याक प्रोग्राम ऑल्सो हैज़ 3 सेक्शन सेपरेटेड बाय परसेंटेज। तो इसमें भी उसकी तरह ही, याक की तरह ही, सॉरी लेग्स की तरह ही क्या होते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं। डेफिनेशन हमने पढ़े थे, सब रूटीन्स और रूल्स, तो इसके अंदर भी वैसे ही होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा BNF नोटेशन।
तो सबसे पहले BNF की डेफिनेशन देखते हैं, फुल फॉर्म देखते हैं वो क्या होती है। तो BNF होता है बैकस नॉर फॉर्म। ये क्या होता है? इट इज़ ए नोटेशन यूज टू डिस्क्राइब द सिंटेक्स ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक नोटेशन होता है जिसका हम यूज़ करते हैं जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसका सिंटेक्स डिस्क्राइब करने के लिए कि उसका सिंटेक्स क्या होगा। यानी कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अब हम क्या करेंगे, हम BNF का नोटेशन को यूज़ करेंगे और उसका सिंटेक्स को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, इट इज़ ए नोटेशन टेक्निक फॉर CFG। ये एक नोटेशन टेक्निक होती है जिसमें हम CFG के लिए यानी कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए, अभी हम पढ़ेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी। तो देखो इसमें क्या होते हैं, नॉन टर्मिनल होते हैं ग्रामर में, टर्मिनल होते हैं और कुछ मेटा सिंबल्स होते हैं। तो पहले नॉन टर्मिनल सिंबल्स का नोटेशन देखते हैं कैसे करते हैं। तो नॉन टर्मिनल सिंबल्स रिटर्न इनसाइड एंगल ब्रैकेट्स। तो नॉन टर्मिनल सिंबल्स को हम एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनल जो भी होगा, जैसे सपोज डिजिट हो गई 0 to 9 कोई भी, तो वो किसके अंदर आएगा? एंगल ब्रैकेट के। कोई स्टेटमेंट हो गया, वो एक्सप्रेशन हो गया, वो भी नॉन टर्मिनल सिंबल के अंदर आएगा। नेक्स्ट होता है टर्मिनल सिंबल्स। दीज आर द एक्चुअल सिंबल्स ऑफ द लैंग्वेज, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएशंस, आइडेंटिफायर्स। ये क्या होते हैं? टर्मिनल सिंबल्स होते हैं। कौन कौन से कीवर्ड्स हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, ये सब। दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड फर्दर। इनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हमने इनके अंदर एंगल ब्रैकेट में डिस्क्राइब किया था। उसके बाद आता है यूजुअली रिटर्न एज दे आर समटाइम्स इन कोट्स। ये ऐसे ही लिखे जाते हैं जैसे ये होते हैं कौन? टर्मिनल। लेकिन कभी कभी इनको हम किसके अंदर लिखते हैं? कोट्स के अंदर लिखते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया इफ़ प्लस इक्वल्स टू वाइल, ये सब क्या होते हैं? टर्मिनल होते हैं, नॉन टर्मिनल। अब नेक्स्ट आता है मेटा सिंबल्स। कि मेटा सिंबल्स क्या होते हैं? दीज आर स्पेशल सिंबल्स यूज टू राइट BNF रूल्स। BNF रूल्स के लिए हम ये कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं, जैसे डबल सेमीकोलन हो गए। तो इसका क्या मतलब है? मीन्स इज डिफाइंड एज। इसका सपोज मैंने लिखा A तो इसका मतलब क्या है? A इज डिफाइंड एज B। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। फिर होता है और। ठीक है, स्टेट है तो ये क्या हो गया? मीन्स और। फिर एंगल ब्रैकेट यूज फॉर नॉन टर्मिनल, इनका हम यूज़ करते हैं नॉन टर्मिनल के लिए। अभी हमने पढ़ा था एंगल ब्रैकेट। तो ये होता है BNF नोटेशन, यानी कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो भी नोटेशन हम यूज़ करते हैं वो होते हैं BNF नोटेशन। ठीक है, इसके 3 टाइप्स भी पढ़ लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइनाइट स्टेट मशीन। कि फाइनाइट स्टेट मशीन क्या होता है? ए फाइनाइट स्टेट मशीन इज़ ए मशीन मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। फाइनाइट मशीन स्टेट मशीन के अंदर ये मैथमेटिकल मॉडल होता है जो कि हम कंप्यूटेशन के लिए यूज़ करते हैं। इस फाइनाइट स्टेट मशीन इज़ ए मॉडल डेट कंसिस्ट। अब फाइनाइट स्टेट मशीन के अंदर क्या क्या होंगे? स्टेट्स होंगी, इनपुट्स होंगे, ट्रांजिशंस होंगे और एक्सेप्टेंस स्टेट्स होंगी। तो बेसिकली हम फाइनाइट स्टेट मशीन का हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम कंप्यूटेशन कर सकें, यानी कि मैथमेटिकल मॉडल है ये एक तरह से। तो ये हम 2 टाइप्स के होते हैं, DFA एंड NFA। DFA यानी कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो DFA क्या होता है? इन DFA फॉर ईच स्टेट एंड ईच इनपुट सिंबल देयर इज एग्जैक्टली वन पाथ। एक पाथ होगा। जैसे हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, क्यू नोट है तो जो ये है स्टार्टिंग में अगर ये एरो लग गया तो ये क्या है? ये इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट। ठीक है, ये कैसी स्टेट है? डबल सर्कल है तो ये कैसी स्टेट होती है? ये होती है फाइनल स्टेट। ठीक है, ये फाइनल स्टेट। अब हमने देखा, अब हम चेक करते हैं क्यू नोट। क्यू नोट से हर एक सिंबल, इसमें क्या क्या है? ए बी है ना, तो ए बी अल्फ़ाबेट हो गए हमारे। अब हम हर ए बी के लिए चेक करेंगे तो एक क्यू नोट स्टेट है, Q1 स्टेट है। तो क्यू नोट पे देखेंगे ए कहाँ पे जा रहा है? ए जा रहा है ना, ए देखते हैं Q1 पे। क्यू नोट से बी कहाँ पे जा रहा है? क्यू नोट पे। तो ए भी है और बी भी है। ऐसे ही Q1 के लिए चेक करेंगे, क्यू नोट से ए किस पे आ रहा है? खुद पे ही आ रहा है, बी के लिए भी। तो हर स्टेट के लिए सपोज़ यहाँ पे बी नहीं होता, यहाँ पे ए होता, तो हम बी के लिए चेक करते Q1 पे। तो Q1 पे बी के लिए कुछ है ही नहीं, तो ये DFA नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर अल्फ़ाबेट के लिए होना चाहिए। आउटपुट जो इनपुट लेगा वो हर अल्फ़ाबेट के लिए होगा, ए के लिए भी होगा और बी के लिए भी होगा। वन इनपुट लीड्स टू वन डेफिनाइट नेक्स्ट लेवल, यानी कि एक नेक्स्ट लेवल स्टेट ज़रूर क्या होनी चाहिए? इंक्लूड होनी चाहिए। ये होता है DFA। अब हम NFA देखते हैं। NFA क्या होता है? इन NFA फॉर ए स्टेट एंड इनपुट सिंबल देयर कैन बी मैनी पॉसिबल पाथ्स। इसके लिए कुछ भी पॉसिबल पाथ्स हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। द मशीन कैन चूज एनी ऑफ देम। सपोज इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। क्यू नोट से 0 पे कहाँ जा रहे हैं? 0
क्यू नॉट पे। अब क्यू नॉट से 1 पे कहाँ जा रहे हैं, तो देखें तो 1 पे खुद पे भी आ रहे हैं और क्यू नॉट से 1 पे Q1 पे भी जा रहे हैं, यानी कि एक से ज़्यादा हो गए ना, जबकि यहाँ पे तो एक ही था A और B, लेकिन यहाँ पे 1 दोनों के लिए है। क्यू नॉट से क्यू नॉट पे भी आ रहे हैं 1 पे, क्यू नॉट से Q1 पे भी जा रहे हैं 1 पे। ठीक है, तो ये होता है, क्या होता है, ये होता है NF है। हम इसको टेबल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि DF है या NF है। सपोज हमने यहाँ पे स्टेट्स लिखेंगे जितनी भी होंगी, Q0, Q1, Q2, तीनों स्टेट्स लिखी। Q0 हमारी इनिशियल स्टेट है, Q2 हमारी फाइनल स्टेट है, तो सर्कल से लिखिए। अब इधर जो भी अल्फ़ाबेट है, यानी कि जो भी हम इनपुट ले रहे हैं, तो 0 और 1 लेना है, तो वो लिखा। अब देखेंगे Q0 से 0 पे कहाँ जा रहे हैं, Q0 से 0 पे कहाँ जा रहे हैं, Q0 पे जा रहे हैं, तो Q0 लिखा। अब लिखेंगे Q0 से 1 पे कहाँ जा रहे हैं, Q0 से 1 पे, एक तो Q0 से 1 पे खुद पे आ रहे हैं, एक Q0 से 1 पे Q1 पे जा रहे हैं, तो लिखा Q0 से 1 पे Q0 पे भी जा रहे हैं और Q1 पे भी जा रहे हैं, तो दो आ गए इनपुट, तो यहीं हाँ यहीं पे पता चल गया ये क्या होगा, NF होगा। ठीक है, फिर ऐसे ही Q1 के लिए चेक करेंगे, Q1 से 0 पे, Q1 से 0 पे कहाँ जा रहे हैं, Q2 पे, Q2 लिखा। Q1 से 1 पे कहाँ जा रहे हैं, Q2 पे, तो Q2 लिखा। अब Q2 से ना 0 पे जा पा रहे हैं ना 1 पे जा पा रहे हैं, तो ब्लैंक छोड़ दिया। तो ये हमारा होता है NF, यानी कि ना तो वैल्यू एक भी एम्प्टी आनी चाहिए और ना वैल्यू 2 आनी चाहिए एक साथ, तो ये होता है NF। अब इसका कन्वर्ज़न आता है कि हम NF से DF में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेम वही एग्जांपल लिया है, टेबल ये वाली थी, हमने बनानी सीख ली कैसे बनाते हैं, और ये है। अब हम क्या करेंगे, अब हम टेबल बनाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऐसे ही बनाई, Q0 लिया, इस इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं। Q0 लिया, Q0 से 0 पे कहाँ जा रहे हैं, Q0 पे जा रहे हैं, Q0 से 1 पे कहाँ जा रहे हैं, Q0 पे भी जा रहे हैं और Q1 पे भी जा रहे हैं, लिखा। अब हम देखेंगे हमें नई स्टेट कौन सी मिली, Q0 हमारे पास दोनों पहले से थी, अब इसमें नई स्टेट हमें मिली Q0 और Q1। अब हम इधर जो रखेंगे वो वैल्यू रखेंगे Q0 और Q1। अब हमने ये वैल्यू रखी Q0 और Q1। अब हम Q0 के लिए भी चेक करेंगे, Q1 के लिए भी चेक करेंगे। तो पहले हम देखेंगे Q0 से 0 पे कहाँ जा रहे हैं, Q0 से 0 पे कहाँ जा रहे हैं, Q0 पे ही जा रहे हैं, तो लिख दिया। अब हम देखेंगे Q0 से Q1 से 0 पे कहाँ जा रहे हैं, Q1 से 0 पे कहाँ जा रहे हैं, Q2 पे जा रहे हैं, तो Q2 लिखा। अब ऐसे ही 1 के लिए लिखेंगे, Q0 से 1 पे कहाँ जा रहे हैं, 1 पे जा रहे हैं हम, Q0 पे भी जा रहे हैं, Q1 पे भी, तो लिख लिया Q0 पे भी, Q1 पे भी। अब हमारा Q1 रहा, Q1 से 1 पे कहाँ जा रहे हैं, Q1 से 1 पे कहाँ जा रहे हैं, Q2 पे जा रहे हैं, वो भी लिखा। अब देखेंगे इनमें से नई जो वैल्यू मिली है वो कौन सी मिली है, Q0 Q1 पहले से ही थी यहीं पे। अब हमें ये वाली वैल्यू जो मिली, ये न्यू मिली, Q0 Q2, तो इधर रखा Q0 Q2। अब हम Q0 के लिए 0 पे चेक करेंगे, Q0 के लिए 0 पे, तो कहाँ पे आ रहा है, खुद पे ही आ रहा है Q0 पे। अब ऐसे ही Q2 से 0 के लिए, तो Q2 से तो कोई स्टेट है ही नहीं 0 वाली, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब Q0 से 1 के लिए चेक करेंगे कहाँ पे जा रहे हैं, Q0 से 1 के लिए हम जा रहे हैं, Q0 पे भी जा रहे हैं और Q1 पे भी जा रहे हैं, तो ये लिखा। और फिर Q2 से 1 पे कहाँ जा रहे हैं, Q2 से कोई स्टेट है ही नहीं, तो इतना ही रहेगा। अब हम देखेंगे, अभी हमारी स्टेट एक ये वाली रह चुकी थी जो न्यू मिली थी हमें, तो न्यू वाली स्टेट यहाँ पे लिखी Q0 Q1 Q2, ऐसे ही इसके लिए सॉल्व करा। तो अब हमने देखा, अब जो हमारा आंसर आया Q0 Q2 सेम वही स्टेट आ गई, ये वाली स्टेट भी वही आ गई, तो हम यहीं पे अपना प्रोसीजर स्टॉप कर देंगे। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे, कितनी स्टेट आई, 1 2 3 4, चारों स्टेट्स के नाम लिखेंगे, 1 2 3 4, चारों स्टेट्स लिखी। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे Q0 से 0 पे कहाँ जा रहे हैं, डायग्राम पे बना दिया, खुद पे ही जा रहे हैं Q0 पे, तो रख दिया। फिर Q0 से 1 पे कहाँ जा रहे हैं, Q0 Q1 पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू रखी Q0 Q1। फिर Q0 से Q1 पे कहाँ जा रहे हैं, 0 पे, Q0 Q2 जा रहे हैं, तो Q0 Q2 जा रहे हैं। ठीक है, फिर Q0 Q2 से कहाँ पे, 1 पे कहाँ जा रहे हैं, Q0 Q1 से 1 पे कहाँ जा रहे हैं हम चेक करेंगे कहाँ जा रहे हैं, Q0 Q1 Q2 पे, तो हमने ये वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी, और ये हमारा कन्वर्जन हो गया NFA टू DFA। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन, कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ये सीक्वेंस होते हैं कैरेक्टर्स के डेट डिफाइंस ए सर्च ट्री। यानी कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ किस लिए करते हैं, ताकि हमें अगर कोई जो भी टेक्स्ट है उसको फाइंड करना है, उसको मैच करना है या मैनिपुलेट करना है। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन हम स्ट्रिंग मैचिंग के लिए, स्ट्रिंग सर्चिंग के लिए और टेक्स्ट को प्रोसेस करने के लिए यूज़ करते हैं। पहले नॉर्मल रियल लाइफ से समझते हैं, रियल लाइफ, फिर उसके बाद देखेंगे कंपाइलर के लिए। तो रियल लाइफ में सपोज हमें एक मैच कराना है वर्ड, रेगुलर एक्सप्रेशन है कैट,
और सेंटेंस किसके लिए अंदर दिया गया है, ये आई हैव ए कैट, ये सेंटेंस दिया हुआ है। अब हमें इसके अंदर कैट सर्च करना है, तो कैट कहाँ मिलेगा, ये कैट मिल गया, तो ये मैच कर देगा वर्ड को। ये किसका काम होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन का। अब मैच डिजिट 0 से 9 तक कोई भी डिजिट आए तो वो मैच हो जाए, तो एनी सिंगल डिजिट, जैसे हमने 3 दिया तो मैच हो जाएगी, 7 दिया तो मैच हो जाएगा, 9 दिया तो भी मैच हो जाएगा। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन से। सपोज ए के लिए स्टार है, तो इसकी लैंग्वेज क्या होगी, जितने भी स्ट्रिंग्स होंगे 0 और मोर, सब ए के अंदर स्टार है, ए स्टार, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ए स्टार की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ए की स्टार की वैल्यू 1 भी हो सकती है, स्टार की वैल्यू 2 भी, यानी कि ए 0 टाइम्स भी आ सकता है, ए 1 टाइम्स भी आ सकता है, ए 2 टाइम्स भी, ए 3 टाइम्स भी। इस स्टार का मतलब होता है 0 से लेके कोई भी मल्टीपल नंबर्स। तो इसका जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए, डबल ए, ट्रिपल ए। तो ये हो गया हमारा किसका एग्जाम्पल, रेगुलर। सेकंड देखते हैं ए स्टार बी, ये ए के ऊपर स्टार है, यानी कि ए की वैल्यू तो 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन बी फिक्स है, बी की वैल्यू 1 ही होगी। तो क्या लिखा, एनी नंबर ऑफ ए के कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली 1 भी होना चाहिए। सपोज अगर हमने ए की वैल्यू 0 ली तो क्या आएगा, ये ए की वैल्यू 0 यानी कि बी ही आएगा बस। फिर ए की वैल्यू 1 ली, ए की 2 ली, ए की 3 ली, लेकिन बी फिक्स है हमारा। तो ये होती है लैंग्वेज। रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइंड करते हैं। ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। तो लैंग्वेज क्या है, बी फिक्स है, लास्ट वाला बी भी फिक्स है, लेकिन बीच में जो ए है वो 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी। तो हमने एग्जाम्पल में देखा बी फिक्स है, लास्ट वाला बी भी फिक्स है, बीच में हमने 0 लिया, ए की पावर, ए की वैल्यू 0। फिर उसके बाद बी, ए की वैल्यू 1 ली तो बी, फिर 2, फिर 3। तो ये हमारा होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आता है फॉर्मल ग्रामर, कि फॉर्मल ग्रामर क्या होता है। इन टीओसी में हमने पढ़ा था कि फॉर्मल ग्रामर एक मैथमेटिकल मॉडल होता है जिसका हम यूज़ करते हैं फॉर्मल लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए। इट डिफाइंस हाउ स्ट्रिंग्स इन ए लैंग्वेज आर जनरेटेड यूजिंग प्रोडक्शन रूल्स। ये बताता है कि हम स्ट्रिंग्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि वो प्रोडक्शन रूल्स पे जनरेट कर सकें, यानी कि प्रोडक्शन रूल को जनरेट कर सकें। ए फॉर्मल ग्रामर इज़ ए 4 टपल। फॉर्मल ग्रामर के पास 4 टपल होती हैं, वी, टी, पी एंड एस। वी होती है नॉन टर्मिनल, यानी कि सिम्बल्स दैट कैन बी रिप्लेस्ड, ये नॉन टर्मिनल्स होते हैं। ये टर्मिनल्स, नॉन टर्मिनल्स यानी कि जो भी कैपिटल लेटर में होते हैं कुछ, वो हो गए नॉन टर्मिनल्स। टर्मिनल्स क्या होंगे, सिम्बल्स इन फाइनल स्टेट, यानी कि स्मॉल ए, बी, ये सब। प्रोडक्शन के अंदर क्या आते हैं, सेट ऑफ रूल्स आते हैं, और ऐसे होते हैं स्टार्ट सिम्बल। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ये क्या होगा, एक मैथमेटिकल मॉडल होगा जो कि फॉर्मल लैंग्वेज की स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो वी की वैल्यू ऐसे है, यानी कि नॉन टर्मिनल, अभी बताया था कैपिटल लेटर में होगा। टी यानी कि टर्मिनल, यानी कि स्मॉल लेटर में होंगे ये टर्मिनल। एस यानी कि स्टार्ट सिंबल होगा। पी ये प्रोडक्शन है, ठीक है। तो एस से ए एस बी पे जा रहा है और एप्साइलन, एस से ए एस बी पे और एप्साइलन। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इसे सॉल्व करें तो सपोज़ हम अगर ए एस बी ऐसे ही लिखा और एस की जगह हमने एप्साइलन वैल्यू रख दी, क्योंकि एस की वैल्यू क्या है, एप्साइलन। तो एस की जगह पे हमने अगर एप्साइलन रखा तो एप्साइलन यानी कि है ही नहीं, तो फिर क्या हो गया, ए बी, ठीक है। इससे वैल्यू आ गई ए बी। अब सेकंड स्टेप करें, अगर एस की वैल्यू दोबारा से ही ए एस बी रख दें, तो एस की वैल्यू ए तो ऐसे ही लिखा, ठीक है, ये वाला बी भी ऐसे ही लिखा, ये ऐसे। अब इस एस की जगह ए एस बी रख दिया और फिर नेक्स्ट टर्म में हमने एस की जगह एप्साइलन रखा, तो ये क्या बनेगा, ए बी बी, ठीक है। अब एस ए एस बी, अब हमने इस एस की जगह ए एस बी रखा, फिर दोबारा से इस एस की जगह ए एस बी रखा, अब बी रखा, यानी कि ये 1 टाइम चला, ये 2 टाइम चला, ये 3 टाइम चला, क्योंकि 2 बार एस की वैल्यू ए एस बी रख रहे हैं और 1 बार एप्साइलन रख रहे हैं। तो इससे हमें स्ट्रिंग क्या मिली, ए बी, इससे मिली ए बी बी, इससे मिली ट्रिपल बी। तो हमें जो लैंग्वेज जनरेट हुई वो क्या हुई, एप्साइलन ए बी, डबल बी, ट्रिपल बी। तो ये होती है हमारी फॉर्मल ग्रामर। नेक्स्ट पढ़ते हैं डेरिवेशन एंड पार्स ट्री, कि ये क्या होता है, डेरिवेशन एंड पार्स ट्री। डेरिवेशन, इट इज़ ए स्टेप बाय स्टेप एक्सपेंशन प्रोसेस। देखो दो होते हैं, डेरिवेशन और पार्स ट्री। डेरिवेशन के अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, पार्स ट्री क्या होता है, ये ट्री रिप्रेजेंटेशन होता है डेविएशन का। डेविएशन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो गया किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व, रेगुलर एक्सप्रेशन की सॉल्व करने के लिए। अब पार्स ट्री क्या करेगा, पार्स ट्री एक ट्री कन्वर्ट करेगा, ठीक है, और किसका रिप्रेजेंटेशन होगा, ये डेविएशन का एक ट्री रिप्रेजेंट करेगा डेविएशन की हेल्प से। तो
तो डेरिवेशन क्या होता है? इट इज़ ए स्टेप बाय स्टेप एक्सपेंशन प्रोसेस। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ए स्ट्रिंग फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल यूजिंग द प्रोडक्शन रूल। यह क्या करता है? ये एक स्ट्रिंग को जनरेट करता है, जैसे हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग को जनरेट करता है। एट ईच स्टेप वी रिप्रेजेंट नॉन टर्मिनल विद द प्रोडक्शन रूल। नॉन टर्मिनल यानी कि जो भी कैपिटल लेटर होंगे, ए होगा या बी होगा, जो भी कैपिटल लेटर होंगे उनको हम रिप्लेस कर देंगे प्रोडक्शन रूल से। दिस कंटिन्यूज अंटिल ओनली टर्मिनल्स रिमेन। ये तब तक स्टेप होगा तब तक स्मॉल ए, स्मॉल बी, ये स्मॉल लेटर्स नहीं मिल जाते, यानी कि टर्मिनल्स नहीं मिल जाते। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं डेरिवेशन। एक होता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, एक होता है राइट मोस्ट डेरिवेशन। जैसे हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, ASB ये हमें दे रखा है, ठीक है, ये हमें प्रोडक्शन रूल दे रखा है। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का यूज़ करा, यानी कि सबसे पहले ये वाली वैल्यू चेक करेंगे, S वाली। तो S की जगह क्या रखा? ASB रखा, फिर B ऐसे एज इट इज़ रखा। तो AA, इस S की जगह हमने क्या वैल्यू पुट कर दी? एप्सिलॉन। तो ये क्या बन गया? AABB। ऐसे ही राइट मोस्ट सॉल्व करा, इस S की जगह ASB वैल्यू पुट करी, तो AABB, ठीक है। तो ये होता है डेरिवेशन। अब इसको हम एक एग्जांपल से और क्लैरिफाई करेंगे कि कैसे होता है। फिर आता है पार्स ट्री। ए पार्स ट्री इज़ ए ट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डेरिवेशन। ये क्या होता है? ट्री रिप्रेजेंटेशन होता है जो हमने डेरिवेशन पढ़ी अभी उनका। इफ़ वी राइट द लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन, जैसे हम अगर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन लिखें इसकी, ऐसी एस क्या है? AB है, ए क्या है? A अपॉन, तो ये है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि समझ में आ सके। S क्या है? कैपिटल AB है, ए क्या है? स्मॉल ए, कैपिटल ए अपॉन ए है, और बी क्या है? बी और बाय डी। तो अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, अगर हमें इसका लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करना हो तो पहले हम स्टार्ट करेंगे एस से। तो एस क्या है? ए और बी, ठीक है। ए और बी, यहाँ पे 2 नॉन टर्मिनल्स हैं, AB और BB, दोनों नॉन टर्मिनल से, दोनों के कैपिटल लेटर में। तो पहले इसको सॉल्व करना है या इसको? क्योंकि ये लेफ्ट मोस्ट है तो पहले लेफ्ट वाले को सॉल्व करेंगे, ए को। ए में प्रोडक्शन रखेंगे, तो ए में क्या रखा हमने? इसमें से ए की वैल्यू क्या है? स्मॉल ए और कैपिटल ए। तो इस ए की जगह हमने क्या रखा? स्मॉल ए और कैपिटल ए, और फिर बी, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ए। अब फिर अगेन, अब हमारे पास फिर 2 वैल्यूज़ हैं, यानी कि 2 नॉन टर्मिनल से, 2 कैपिटल लेटर से। फिर किसको लें? देन अगेन लेफ़्ट वाले को लेंगे। तो लेफ़्ट वाले का प्रोडक्शन रूल क्या था? ए की वैल्यू ए भी है, स्मॉल ए, तो इसकी जगह क्या रखा? ए। अब बी की चांस आई, तो बी में क्या वैल्यू है? बी की वैल्यू है स्मॉल बी और कैपिटल बी, तो इस बी की जगह क्या रखा? स्मॉल बी और कैपिटल बी। फिर इस कैपिटल बी की वैल्यू एक और क्या है? स्मॉल बी, तो स्मॉल बी। तो ये हमारा ये क्या आया? डबल ए डबल बी। अब राइट मोस्ट से सॉल्व करते हैं इसको, ए बी। अभी हमने देखा लेफ्ट मोस्ट में पहले हम ए को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन राइट है तो राइट मोस्ट को सॉल्व करेंगे, यानी कि बी को। तो बी की वैल्यू क्या है? बी और कैपिटल बी, तो रखा बी की जगह बी और कैपिटल बी। अब फिर अगेन हमारे पास एक लेफ्ट मोस्ट है, एक राइट मोस्ट है, लेकिन राइट मोस्ट से सॉल्व कर रहे हैं तो राइट वाली वैल्यू को रखेंगे, बी रख दिया। अब ए बचा, तो ए की वैल्यू क्या रखी? स्मॉल ए कैपिटल ए। तो अब फिर अगेन इसकी वैल्यू क्या रख दी? ए की स्मॉल ए। तो इससे भी हमें डबल ए डबल बी जनरेट हुआ और इससे भी डबल ए डबल बी जनरेट हुआ। तो ये होते हैं डेरिवेशन। अब इस डेरिवेशन, जैसे हमने डेरिवेशन क्रिएट किया, अब ऐसे ही हमें पार्स ट्री जनरेट करना है। तो पार्स ट्री कैसे जनरेट करेंगे? यहाँ पे देखते हैं एस स्टार्ट तो हमेशा एस से ही करना है, ठीक है, जो स्टार्टिंग होगा। एस से क्या बना? ए और बी, लेफ्ट मोस्ट है तो लेफ्ट वाली वैल्यू क्या है? ए। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो ए की वैल्यू क्या रखेंगे हम? ए। तो ए की वैल्यू क्या है? स्मॉल ए और कैपिटल ए। अभी देखा ना हमने, स्मॉल ए और कैपिटल ए, इसकी जगह क्या रखा है? स्मॉल ए और कैपिटल ए। बी को अभी हमें टच नहीं करना है, बी को ऐसे ही चलते आना है। अब फिर अगेन हमें क्या मिला? इतने में स्मॉल कैपिटल ए और बी। अब फिर हमें लेफ्ट मोस्ट चेक करना है, तो इस कैपिटल ए की जगह हमने क्या वैल्यू रखी? इस रख दिया हमने टर्मिनल ए आ गया। अभी यहाँ तक हम ऐसे ही आए। अब हमें मिला ए और कैपिटल बी, तब हमारे पास ये बची वैल्यू। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, स्मॉल बी कैपिटल बी, इस बी को सॉल्व करेंगे बी। तो अब हमें जो जनरेट हुआ वो क्या हुआ? ए बी बी। तो इससे भी हमें क्या वैल्यू जनरेट हुई? ए बी बी। अब ऐसे ही राइट मोस्ट के लिए जनरेट करेंगे, एस ए बी। अब यहाँ पे क्या है? राइट वैल्यू क्या है? बी। तो बी की वैल्यू पुट करी हमने, स्मॉल बी और कैपिटल बी। इस ए को ऐसे ही एज इट इज़ पुट करेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि हमने इसे टच नहीं करना है, क्योंकि ये लेफ्ट वाली वैल्यू है, तो बी। अब इस बी की वैल्यू बी रख दी, यानी कि यहाँ तक हमने सेम एज इट इज़ रखा। अब इस ए को सॉल्व करेंगे, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? स्मॉल ए कैपिटल ए। अब इस ए को सॉल्व करा ए, यानी कि ए बी बी। तो लेफ्ट मोस्ट, चाहे वो पार्स ट्री हो चाहे वो डेरिवेशन हो, चारों से हमें
या राइट मोस्ट ऑफ, जो हमें आंसर मिला है सेम मिला है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेम मिले। ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट मोस्ट से अलग आंसर आ रहा हो, राइट मोस्ट से अलग आंसर आ रहा हो। ठीक है, तो यहीं पे हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग।